खबर ये आती है कि चाइनीज ईरान वॉर को थोरोली स्टडी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे अटैक किया, ईरान ने कैसे डिफेंड किया। इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी स्टडी किया था, जिसके अंदर उन्होंने फाइंड किया कि कैसे इंडियन अटैक के सामने चाइना का डिफेंस जो है वो फेल हो गया। तो रेगुलरली कंट्रीज इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट ला सकें। भारत भी यहां पे ईरान वॉर से वैल्यूएबल लेसन ले सकता है। तो यहां पे मेजर चीज जो हमें समझनी है कि देखिए, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अगर हम कन्वेंशनल सेंस में बात करें तो पावर की असिमेट्री बहुत ज्यादा थी, बट स्टिल ईरान जो है वहां पर होल्ड कर गया कि कैसे उन्होंने लगभग 2 महीने तक इजराइल और यूएस की एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस के अटैक को झेल लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 13,000 टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय किया है, तब भी जो है रेजीम चेंज नहीं हुआ, तब भी ऑब्जेक्टिव जो है उनका अचीव नहीं हो पाया। तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, ईरान का जो रिटेलिएशन था, उन्होंने प्राइमरीली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और जैसे ही अयतुल्ला खमीनी की डेथ होती है उसके 36 आवर्स के बीच में उन्होंने तकरीबन 1,000 म्यूनिशन, जिसके अंदर ड्रोन्स मिसाइल सब थे, वैसा अटैक गल्फ एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूएस बेसिस में किया था। और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने उन 1,000 मिसाइलों और ड्रोन्स को डील करने के लिए 3,000 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया। तो बल्क स्केल के ऊपर उनका इंटरसेप्शन जो है स्टार्टिंग में ही यूज हो गया था। मतलब ये ईरान की स्ट्रेटजी हो सकती है कि कैसे जो है आप अपने दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पहले एग्जॉस्ट कर दोगे, उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी और बाद में आप जो है उनके एरियाज को इजीली टारगेट करते रहोगे। यहां पे ऐसा ही हुआ है। बाद में ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यूएस और इजराइल का जो वहां पे एयर डिफेंस था वो स्टार्टिंग के अंदर ही प्रेशर फील कर रहा था। उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई थी, और ये इंटरसेप्टर्स ऐसे नहीं है कि आप उनको 1 महीने 2 महीने में बना लोगे, नहीं। आप ये बात सोचिए कि इजराइल का जो पूरा का पूरा आयरन डोम हो या दूसरे सिस्टम्स जितने भी उनके एग्जॉस्ट हुए हैं, उसको रिप्लेनिश करने में बताया जाता है कि 32 मंथ्स का टाइम लगेगा। मतलब फ्यूचर की लड़ाइयां ऐसी ही होंगी, और फ्यूचर की लड़ाई में जीतेगा भी वही जो लंबे टाइम तक टिक पाएगा। आपकी प्रिपरेशन पहले ही होनी चाहिए। आपके पास लोअर लेवल के जो वेपन्स होते हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि ये जो सस्ते ड्रोन्स हैं, उनका नंबर भी बड़े स्केल में आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। और जो हाई एंडेड वेपन्स होते हैं वो भी आपके पास बड़े स्केल में होनी चाहिए, जिसके अंदर हम प्राइमरीली प्रिसीजन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके पास अगर अच्छी बड़ी इन्वेंट्री है तभी आप इस लड़ाई को झेल पाओगे। देखिए, भारत के जो एडवर्सरी हैं उसके अंदर हम पाकिस्तान के अलावा चाइना को जरूर फैक्टर इन करें। चाइना के पास जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए चैलेंज डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। तो इंडिया को उस फैक्टर को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे, इन्वेंट्री अच्छी रहेगी, तो खुद को डिफेंड कर पाएंगे। प्लस आप एक बात समझिए कि भी जो घटनाएं घटी, एक यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन नेवी के एक फ्रिगेट, एक शिप को यहां पे नुकसान पहुंचाया। आईरिस देना की बात हम कर रहे हैं, और वो जो अटैक था वो श्रीलंका के वाटर्स के पास कहीं पे हुआ था। मतलब पॉइंट साफ है कि ईरान से बहुत दूर इस तरीके का अटैक हुआ है। तो जो नेवल एरिया है वो वॉर फ्रंट के अंदर बहुत वास्ट हो जाता है, आपके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है। अब आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अगर हम हमारे थ्रेट को बात देखें तो चाइना के साथ पाकिस्तान दोनों साथ में मिलकर भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब तो पाकिस्तान के पास चाइनीज हंगोर क्लास सबमरीन्स भी आ गई हैं, 8 सबमरीन हैं जो आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान के पास आ गई होंगी। ओके, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। प्लस एट प्रेजेंट इंडिया की जो स्ट्रेंथ है सबमरीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम 17 के अराउंड जो है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं, और 3 हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 11,000 किलोमीटर्स की है, तो आपके पास बहुत बड़ा एरिया है जिसको आपको डिफेंड करना होगा। तो हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि भारत ने जो है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो है वो हमने बनाई है, और हम
एक तरीके से उसके अंदर हाइपरसोनिक फीचर भी ऐड कर चुके हैं। तो वो बहुत ही लीथल है कि हां, अगर हमें लगेगा कि हमारे बिजनेस सेंटर्स या कोस्टल जो सिटीज हैं, मुंबई, चेन्नई, वहां पे अगर कोई हमला होने का डर होगा तो आपकी तरफ से रिटेलिएशन के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन है, वो तैयारी हमने कर रखी है। लेकिन इसको फैक्टर इन जरूर करना है जब भी आपकी मिलिट्री प्लानिंग होगी कि आपके पास उन मिसाइल्स का नंबर जो है वो एडेक्वेट होना चाहिए, क्योंकि वो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनका नंबर जो है हमारे पास हजारों की तादाद में होगा। आप इस ईरान वॉर को देखिए कि कितने बड़े स्केल पर ईरान ने जो है अपनी बैलिस्टिक और दूसरी मिसाइल सिस्टम्स को यूज किया है, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हो। तो वो तभी हो पाया ना कि उन्होंने 20 सालों तक उतने बड़े स्केल पर उन मिसाइल्स को बनाया। तो भारत की प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि ठीक है, हमारे पास डीप स्टॉक पाइल आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया हमारा सिस्टम है। प्लस जो वॉरफेयर का नेचर है ना, वो भी अब चेंज हो गया है। मतलब 1991 के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक के ऊपर हमला किया था, तो वो लड़ाई सिर्फ 100 आवर्स तक चली थी, 100 घंटे तक लड़ाई चली थी। उसके बाद जो है मामला निपट गया था, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में चीजें बहुत अलग हैं। मैंने पहले बताया कि आज वो जीतेगा जो लंबा टिक पाएगा। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर ईरान के पास इतनी कैपेसिटी ना होती कि असिमेट्री होने के बावजूद वो इस लड़ाई को लंबा खींच ना पाते, तो वो हार जाते और यूएस इजराइल का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक हो जाता, वो अचीव कर लेते। तो ये हमें जरूर फैक्टर इन करना होगा। अब ये सब चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी। आपके देश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसकी कैपेसिटी का ज्यादा होना, बड़ा होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, चाइना बड़ा एडवर्सरी है, उसको डील करने के लिए आपके पास इन हाउस इतने बड़े स्केल पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स होना बहुत जरूरी है। मतलब क्राइसिस टाइम के अंदर सपोज सोचिए कि हमारे यहां पे चाइना के पास जो है उनका नेवी एक्सपेंशन है वो सबसे ज्यादा बड़ा चल रहा है इस टाइम पे। दुनिया में सबसे फास्ट चाइनीज नेवी एक्सपेंड कर रही है। तो सपोज कीजिए उन्होंने हमारी सी लेन्स को कट करने की कोशिश की और ऐसा सिनेरियो बन गया कि भाई हम बाहर से जो है हथियार मंगा नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास चाहे जितने मर्जी हथियार हो, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे तो आप कैसे उनको ऑपरेट करोगे? आप डिफेंड भी अपने आप को कैसे कर पाओगे? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपके पास इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी होना ये जरूरी है। प्लस आप सोचिए कि यूनाइटेड स्टेट्स बात बात में सैंक्शंस लगा देता है और यहां पर भी किसी मुद्दे पर डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए, तब भी आपके पास हथियार नहीं होंगे, फिर आप क्या करोगे? तो इन फैक्टर्स को जरूर हमें कंसिडर करना है और आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जरूर हमारे लिए चैलेंज होगा। प्लस अब आप अगर पावरफुल हो, आपके ग्लोबल एस्पिरेशन है, तो जब तक आप उस पावर को असर्ट नहीं करोगे ना, आपके ग्लोबल एस्पिरेशन आप अचीव भी नहीं कर पाओगे। आप इंडिया का सिनेरियो देखो, अभी हो क्या रहा है कि हमारे बॉर्डर एरियाज में इतनी प्रॉब्लम रहती है कि हम उन्हीं चीजों में जो है वो बिजी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन संभाल रहे हैं हम, इंसर्जेंसी संभाल रहे हैं। चाइना जो है कभी पाकिस्तान की हेल्प लेके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो कश्मीर के अंदर पूरा टेररिज्म का खेल चल रहा है, आप मान के चलिए कि पीछे जो है चाइनीज हैं जो पाकिस्तान के थ्रू ये सब करवा रहे हैं। फिर रिसेंटली चाइना ने जो है बांग्लादेश के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया। मतलब चाइना कहीं ना कहीं भारत को बॉक्स अप कर रहा है कि इंडिया का जो आउटलुक है ना वो सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित रह जाए। भारत कभी भी ग्लोबल लेवल पर या एशिया लेवल पर अपने आप को इमेजिन ही ना कर पाए। तो हमें इस आउटलुक से बाहर निकलना होगा। आपके पास पावर है, जहां आपको मौका मिलता है आपको अपनी पावर असर्ट करनी होगी। मतलब हमारे पॉलिटिकल एम्बिशन है, हम बात कर रहे हैं ना कि हम जो है वासुदेव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए जरूरी है। अब वो जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ मैच करे, ये बहुत जरूरी है। प्लस आपके पास अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी और आप उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत होगा, क्योंकि दुनिया आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगी। जितना आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपनी पावर को असर्ट ही नहीं कर रहे हो। दुनिया ने देखा ही नहीं है कि इंडिया की पावर कितनी है। तो वो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब आप असर्ट करोगे। अब देखो, गलवान इंसिडेंट के टाइम पे जो है एक बात साफ थी, पूरी दुनिया ने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंडिया के पास ये कैपेसिटी है कि चाइना के सामने खड़ा है, इंडिया टक्कर ले रहा है। तो कंट्रीज ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। उस लेवल तक आपको लेके जाना है।
आपके पॉलिटिकल एम्बिशन, जियोपॉलिटिक्स, उसको मैचअप करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अंदर जो अटैक किया उस पर क्या डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने सबको बता दिया कि देखो मैं अब भी सुपर पावर हूं, मतलब मैं चाहूं तो अब भी अटैक कर सकता हूं। हमने वेनेजुएला में पहले हमला किया, अब हम ईरान में हमला करने आए, हम रेजीम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो मेजर ऑयल सप्लायर था चाइना का, दूसरा बड़ा ऑयल सप्लायर जो है ईरान था, और ईरान के अंदर भी इन्होंने रजीम चेंज करने की कोशिश की है, और अब भी जो है ईरान के आसपास ब्लॉकेड लगा रखा है, और ये जो ऑयल है ये चाइना तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैसेज चाइना के लिए है। ये सब तभी हो पा रहा है ना क्योंकि यूएस अपनी पावर को असर्ट कर रहा है। वैसा ही हमें करना है, जहां मौका मिले आप असर्ट कीजिए, पीछे हटने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर आपने देखा कि ईरान ने कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया, तो उन्होंने अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाया, और ज्योग्राफी का फैक्टर लेके उन्होंने इकोनॉमिक डिसरप्शन किया। मतलब यहां पे पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप किसी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए अपने कॉम्बैट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान को हम चाहे कुछ मर्जी कहें कि उन्होंने ब्लैकमेल किया है, लेकिन उन्होंने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया है। ठीक है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक दी गई है, लेकिन वो अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव वहां से अचीव करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अंडमान सी के अंदर बहुत डिबेट इस देश में चल रही है कि हमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप इसी फैक्टर को कंसीडर कर लें कि आपकी ज्योग्राफी एज अ वेपन आप कॉम्बैट में इस्तेमाल कर सकते हो। चाइना का ऑयल एंड गैस जो है वो सारा उस स्टेट ऑफ मलाक्का से होकर गुजरता है, और अगर आप अपने ग्रेट निकोबार या निकोबार आइलैंड ग्रुप की जो है लोकेशन देखेंगे तो वो चेन्नई से जो है काफी दूर है, लेकिन इंडोनेशिया के आइलैंड से पास है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दुनिया का ट्रेड उस एरिया से गुजरेगा। आप अगर उसको कंट्रोल कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस है, तो आप बहुत अच्छे से फ्यूचर में उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाओगे। प्लस ईरान ने यहां पे किया क्या है, ईरान ने देखिए कोई बड़े वॉरशिप्स नहीं लगाए हैं, उन्होंने कोई बड़ी सबमरीन्स नहीं लगाए हैं। उनके पास जो है हाई स्पीड बोट्स हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, कॉम्बैट बोट्स हैं। भारत को भी वो कैपेसिटी डेवलप करनी होगी कि हम ये मत सोचें कि सिर्फ जो है बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर, इनसे ही काम चलेगा। इतना पैसा मत खर्च करो, ठीक है ना। आप अपने यहां पे छोटे लेवल के वेपन्स लेके भी उनका अगर नंबर बहुत बड़ा है आपके पास, तब भी आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे, और ईरान ने ये करके दिखाया है। तो हमारे पास जो हमारी प्रिपरेशन है ना उस लेवल की होनी चाहिए। और यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो ड्रोन लेवल की भी बात कर रहा हूं कि आप जो है उन ड्रोन्स को लेके आओ जो वाटर के अंदर हो, और वाटर ड्रोन, सी बेस्ड ड्रोन्स को आप लेके आइए। वैसे व्हीकल्स जो सीधा टारगेट के अंदर, मतलब सुसाइडल ड्रोन्स की बात ही कर रहा हूं कि दुश्मन के शिप्स अगर आ रहे हैं और आप वहां पे ब्लॉकेड क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास पहले तो माइंस की कैपेसिटी होनी चाहिए, माइन आपने लगा दी, प्लस आपके पास ये हाई स्पीड बोट्स होंगी, तो आप और इफेक्टिवली अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उससे किसी भी हालात में पीछे ना हटे। ये स्ट्रेटेजिकली हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो भारत को यहां से तो बिल्कुल भी हटना नहीं है। ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लस जब आप देखिए ऐसे ही अपने सी को लेके आते हैं, इंडियन ओशियन के अंदर आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपके लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एट प्रेजेंट 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है बना रहा है, जो कि 2035-36 तक जो है कमीशन हो पाएंगी। तो उनको आने में टाइम है, हमें अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है। प्लस इसके अलावा जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं वो भी आप लेके आइए, जल्दी से जल्दी। जरूरी है कि हम जर्मनी के साथ जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है डील को लेके, वो कंक्लूड हो जाए कि कैसे आप उन 6 सबमरीन्स को बनाएंगे। और जर्मन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मतलब अब तक की सबसे बड़ी डील होगी ये। $8 to 9 बिलियन की ये डील है जो हम करेंगे। प्रोजेक्ट 75I के अंडर उन सबमरीन्स को बनाया जाएगा। तो जरूरी है आप उनको टाइम पे कंक्लूड कर लें, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होता है ना तो फिर नुकसान आपकी नेशनल सिक्योरिटी को हो जाता है ना। प्लस आप देखिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उन्होंने इस वॉर को शुरू किया लेकिन उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था। तो यह दिखाता है कि आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में मिसमैच है एब्सोल्युटली। पहले उन्होंने कहा कि हम लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, कि रेजीम चेंज करना है हमें, ठीक है।
फिर रेजीम चेंज भी नहीं हुआ, लीडरशिप तो उन्होंने एलिमिनेट कर ली। फिर वो कहते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर जो उनकी कैपेसिटी है उसको खत्म करेंगे। उन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियर एरियाज के अंदर जहां पे एनरिचमेंट हो रहा था वहां पे बोम्बार्डमेंट कर दी। ठीक है, अब भी बात वही की वही है, अब मांग रहे हैं कि भाई जो एनरिच यूरेनियम है उसे वापस किया जाए। वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुआ। अच्छा, फिर अब नई ऑब्जेक्टिव क्या हो रही है कि हम तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को छुड़ाना चाह रहे हैं। आज की डेट में इकोनॉमिक प्रेशर्स इतना पड़ रहे हैं पूरी दुनिया के कि यूनाइटेड स्टेट्स बात ही सिर्फ एक कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, जैसे कैसे करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हमें रनिंग करना है। प्रेजेंस अब तो मतलब यूके की भी आ गई है, ब्रिटेन की भी आ गई है, और फिर फ्रांस की भी प्रेजेंस आ गई है। उनके भी डिस्ट्रॉयर शिप्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ तक पहुंच रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि हम तो ईरान के साथ मिलकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रनिंग करेंगे। प्लस आज ये भी आ गया कि ईरान ने जो है अपना जो उन्होंने टोल लगाने का सिस्टम है ना, उनको भी फॉर्मलाइज कर दिया कि जो भी शिप उस एरिया से जाएंगे ईरान को इतना पैसा देके जाएंगे। अब ये लेवल पे वो चीजों को लेके आ गए हैं, लेकिन यूएस के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो बिल्कुल भी यहां पे कहीं विजिबल नहीं है। वो तो ब्लॉकेड लगा के वो बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ना तो वो ईरान पे हमला कर रहे हैं ना किसी और बात को लेके एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या थे और मिलिट्री एक्शन क्या हुआ, उससे कुछ भी लिंक अप नहीं हो पाया है। और आपके सामने देख रहे हो कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पीपल दे आर नॉट ट्रस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप। और मैं आपको बता रहा हूं, ईरान वॉर का सबसे बड़ा नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स को यह हुआ है कि जैसे लड़ाई खत्म होगी, जैसे मामला निपटेगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है, और जिसके अंदर ब्रिक्स जो है एज अ ग्रुपिंग बहुत बड़े रोल प्ले करेगा। आप देखिए आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि यूएन किसी भी लड़ाई को नहीं रोक पाया। ना तो वो यूक्रेन रशिया रोक पाया, इजराइल ने हमास पे हमला किया, वहां पे भी कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई, यहां पे जो अटैक हुआ इधर भी कुछ नहीं हो पाया। तो एक नया ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो है पूरी दुनिया के अंदर आएगा, जिसमें ब्रिक्स जो है, क्योंकि अब ये रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, ये कंट्रीज जो हैं ये एक ऑल्टरनेटिव लेके आएंगे पूरी दुनिया के सामने कि देखिए इन अमेरिकन के भरोसे मत बैठो। आपने देख लिया गल्फ कंट्रीज ने भुगत लिया, वो तो अमेरिका के भरोसे बैठे थे कि कैसे जो है ये हमें डिफेंड करेगा। ईरानियन ड्रोन्स, ईरानियन मिसाइल्स इन सभी देशों में गई हैं, और उन सभी कंट्रीज के लिए मैसेज है कि अगर तुम यूएस को होस्ट करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो ये पॉइंट सभी समझ रहे हैं, और नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है तो भारत को भी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल वैसी ही करनी होगी, है ना। और यहां पे इस पूरी लड़ाई में आपने एक जो हंसने वाली चीज देखी होगी कि कैसे जो है अलग अलग मीम्स डोनाल्ड ट्रंप के बन रहे हैं। वो डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि उन मीम्स को इतना वायरल किया गया। अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है इससे लड़ाइयां नहीं जीती जाती, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि पब्लिक के माइंड के साथ कितना खेला जा रहा है। उनको लीगो मीम्स बोल रहे हैं जो ट्रंप के यहां पे चल रहे हैं। अब यहां पे इसको मैं डिफेंड करने के लिए एक बात बोलता हूं कि सोचिए, लोग कहते हैं कि आप जो है इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, रियलिटी के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं ना लड़ाई जीतने के लिए, तो अगर बात माइंड स्पेस की होगी तो वहां पे भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि उस देश के लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि उस देश के लोग अगर कहीं डाउटफुल हैं तो वो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। आप उस देश की आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन वॉर करके, फेक प्रोपेगेंडा करके, कुछ भी करके आप अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज कर सकते हो। ये बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। और हमें जो है ये जरूर समझना है यहां पे माइंड स्पेस के अंदर खेल कैसा चल रहा है उसके बारे में भी तो आइडिया हो। लड़ाई आपको माइंड स्पेस में भी तो जीतनी है, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में दोनों के साथ आपको लड़ना होगा, और भारत की प्रिपरेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, है ना। अब यहां पे माइंड स्पेस का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सोचिए ईरान ने ठीक है कार्टून वार्टून चलाए, लेकिन ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च की यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन के जो एक उनका बेस है डियोगो ग्रासिया की तरफ, है ना। वो तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है, और वहां पे वो मिसाइल, कई लोग कह रहे हैं कि वो खुरमशेर मिसाइल थी ईरान की, और वो वहां तक पहुंची भी नहीं, बीच में इंटरसेप्ट हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, बात मान गया। लेकिन उस एरिया तक मिसाइल जाने का मतलब क्या था? ईरान सिग्नल कर रहा है कि यूरोपियन कैपिटल्स जो है ना वहां पे भी हम अटैक कर सकते हैं। जैसे ये मिसाइल लॉन्च हुई ना उसके बाद यूरोप में प्रिपरेशन शुरू हो गई। इमीडिएटली जर्मनी ने इजराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदा, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उनको समझ में आ गया कि भाई नहीं,
आपको इस तरीके की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी लेके आनी होगी। मतलब वो ये समझ गए कि थ्रेट सिर्फ रशिया से नहीं है, कहीं से भी थ्रेट हो सकता है। तो एक ये कन्वेंशनल वे है कि कंट्रीज अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर वो हाई एंडेड, मतलब एरो 3 जो सिस्टम होगा वो तो हाई एंड आएगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होगी। उन मिसाइल्स की जो कीमत होती है वो भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि $1 मिलियन पर इंटरसेप्टर पड़ती है। मैं बहुत सस्ता बता रहा हूं आपको, इससे बहुत ज्यादा होगी, है ना। $1 मिलियन मैं एक रफ एस्टिमेट लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो जर्मनी ने ऑर्डर प्लेस किया। दे आर रिलाइंग ऑन कन्वेंशनल हाई एंड टेक्नोलॉजी, और इन प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स का बेनिफिट ये होता है कि ये इफेक्टिव बहुत होती हैं, अपने टारगेट को अचीव करती हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया होगा कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पिन पॉइंटेडली पाकिस्तान के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन पे अटैक किया, और हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, और उसका असर ये होगा कि पाकिस्तान की दिमाग की जो मतलब चाबियां हैं वो सही घूमी और उन्होंने सीज फायर डिमांड कर ली, है ना। ये सामने आ गया एकदम से, ठीक। लेकिन इतने बड़े स्केल पर ऐसे इंटरसेप्टर्स को बनाना, ये यूनाइटेड स्टेट्स कर सकता है या चाइना कर सकता है? चलो इजराइल भी कर रहा है। भारत के पास जो एग्जिस्टिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल सेटअप है वो उतना बड़ा नहीं होगा कि हम इतने बड़े स्केल पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को डेवलप करें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास इतना सेटअप जरूर है कि हम ड्रोन्स को बड़े स्केल पर यहां पे बना सकते हैं। तो आप इजराइल के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कीजिए, उनकी कंपनीज के साथ अपने यहां पे जॉइंट वेंचर करवाइए, और उन ड्रोन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करो बड़े स्केल के ऊपर। नंबर्स कैन गो इन मिलियंस, क्योंकि आपकी जो एडवर्सरी हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है, तो वो अपने लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, आपको भी तो उनको मैचअप करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। चाहे आप लोअर एंडेड टेक्नोलॉजी बनाओ, यूज करो, लेकिन आप उनका नंबर जितना बड़ा रखो। और आज की डेट में अटैक कैसे हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो है आपने ड्रोन ही भेजे, नहीं, ठीक है। आप ड्रोन्स के साथ अपनी मिसाइल्स को मिक्स करके भेजिए। ईरान ऐसे ही तो अटैक कर पाया है, डिफरेंट उन्होंने यूएस के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया क्योंकि ड्रोन्स के बीच में मिसाइल्स जा रहे थे। वो ड्रोन्स क्या कर रहे थे, सामने वाले के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देते थे, और जो मिसाइल है वो अपने टारगेट तक पहुंच जाती थी। वही सेम अप्रोच यहां पे हमें लेके चलनी है, क्लियर। तो इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपके पास अनमैन्ड जो आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हम ड्रोन बोल रहे हैं, उसके साथ आप फाइटर जेट्स को कोऑर्डिनेटेड वे में आगे लेके जाओ। मतलब जब हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं या 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर वो ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। वो एक अटैक क्लाउड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप 100-150 ड्रोन्स को उस पर्टिकुलर फाइटर जेट्स की कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेट करवाओगे, और आपका अटैक भी वैसा होगा। मतलब वो आपका जो फाइटर जेट होगा ना 5th जनरेशन 6th जनरेशन, दैट विल बी लाइक अ मदरशिप, और वो बाकी ड्रोन्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा और वैसा आपका अटैक चलेगा। तो वो जब आप मिक्स करके चीजों को करते हो वो अटैक काफी इफेक्टिव होते हैं। एंड इंडिया ऑल्सो नीड टू इवॉल्व दैट, बिल्कुल वैसे लेके चलना होगा। लेकिन उसके लिए हमारे जो सोचने वाली चीज है वो ये कि भाई जो हमारे पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ है हमारे फाइटर जेट्स की, उस नंबर को हमें डेफिनेटली इंक्रीज करना होगा। मतलब हम अभी 30 स्क्वाड्रंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आइडियली 42 स्क्वाड्रंस सजेस्टेड हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और चाइना के अटैक को एक साथ कैलकुलेट करो तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में रिक्वायर 60 स्क्वाड्रंस। ओके, नंबर इज ह्यूज। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ड्रोन ही चलेंगे आज की डेट में। लेकिन अगर आप इस ईरान वॉर को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहां से हमें एक चीज पता लगेगी कि पहला अटैक कैसे हुआ था। पहले अटैक में F-16 4th जनरेशनल फाइटर जेट है, F-35 5th जनरेशनल फाइटर जेट है, कैसे जो है 4.5 जनरेशनल F-18 हो गया। ये सभी प्रकार के फाइटर जेट्स ही थे जिन्होंने लड़ाई को शुरू किया था। तो जो एयर पावर का एक्शन होगा वो फ्यूचर में भी वैसा ही होने वाला है। आपके पास इतने बड़े स्केल में फाइटर जेट्स होने चाहिए कि आप इतने बड़े नंबर में उनको लेके जाओ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि एट अ टाइम सिंगल अटैक के अंदर 100 फाइटर जेट्स हमने एकदम से शुरू किए थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन डील कर रहे हैं और चाइना के साथ भी आपका जो है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यू मे रिक्वायर मतलब 300 फाइटर जेट्स एट अ टाइम फ्लाइंग अक्रॉस द कंट्री। इतने बड़े स्केल में आपके पास नंबर होना चाहिए। ये सब तभी हो पाएगा ना जब आप फुल अपनी सैंक्शन स्क्वाड्रंस को अचीव करोगे।
उतने बड़े नंबर में आपके पास फाइटर जेट्स होंगे फ्लाइंग अवे कंडीशन के अंदर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप फाइटर जेट ले लेते हैं 70% 80% उनका जो है फ्लाइंग रेशियो रहता है अच्छे वालों का। सुखोई तो है 60% तक अवेलेबल रहते हैं, कहीं रिपेयर में गया हुआ कोई स्पेयर पार्ट मंगाना है एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो वो फैक्टर आपको जरूर कंसीडर करना है, बिना उसके तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि आप पाक चाइना के साथ डील कर रहे हो और यू आर डीलिंग विद 2 एयरफोर्स एट अ टाइम। ओके, तो रोबस्ट एयरफोर्स के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए और एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंडिया के पास लेयर्ड सिस्टम है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे पास इंटरसेप्टर्स भी तो उतने बड़े स्केल पे होने चाहिए। अभी क्या है ना कि S-400 तो हम रशिया से मंगा रहे हैं, आपके पास कितने ही इंटरसेप्टर्स होंगे? हमारे पास लगभग कहा जाता है कि 5 बैटरीज हैं आपने जो S-400 की ले रखी हैं, उनका नंबर भी लिमिटेड ही है, ठीक है। और डेफिनेटली जिस स्केल पे लड़ाइयां आज की चल रही हैं तो 1000 1500 2000 आप इंटरसेप्टर्स तो ऐसे ही फायर कर देते हो। सामने वाला अगर 5000 मिसाइल आपके ऊपर गिरेगा, अगर सपोज चाइना ने अटैक किया एंड देयर इज दिस 5000 नंबर दैट इज देयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो उतनी बड़ी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और पहली चीज सोचिए आप, रिप्लेनिश करना, मैंने वो इजराइल वाला केस बताया था ना, कितना लंबा टाइम लगेगा आपको। तो हमारे पास इन हाउस कैपेसिटी इतनी बड़ी तो होनी चाहिए। ओके, प्लस आपका खुद का सिस्टम आप तभी बनाओगे ना जब आप अपने रिसर्च वर्क के ऊपर जो है वो काम करोगे, उसमें आप पैसा डालोगे, जो भी आपका डिफेंस बजट आ रहा है आप उस पर भी रेगुलरली स्पेंड कर रहे हो। और भारत के केस में कैसा है ना कि हम दुनिया के 5th नंबर के कंट्री हैं जो डिफेंस में पैसा खर्च करते हैं, है ना, 5th लार्जेस्ट है। देन यू टॉक अबाउट इंपोर्ट्स, यूक्रेन के बाद दूसरा हमारा नंबर आता है, हम हर चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने यहां पे नहीं बना रहे हो। ओके, और आज की डेट में सिनेरियो ऐसा है, किसी जमाने में चाइना भी ऐसा होता था, वो भी टॉप 5-10 में रहता था कि इंपोर्ट करने वाले देशों में। आज चाइना टॉप 10 में नहीं है, वो बाहर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो इंडिया हैड टू डेवलप दैट एंड अगेन रिक्वायर्ड थिंग इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनोवेशन तो आपको करनी है। और एक बात समझ लो यार, मतलब परफेक्शन शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड। ओके, तो आपके पास जो सिस्टम है ना वो बड़े स्केल पे बनाओ, बहुत बड़ा बनाओ। तो आप जानते हो जैसे हम हर रोज डीआरडीओ के जो है रिसर्च वर्क आपको दिख रही है, नए नए मिसाइल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, MIRV टेक्नोलॉजी, अग्नि 5 मिसाइल, स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी। नाउ इज द टाइम कि आप उन सब चीजों को वेपन्स में इंट्रोड्यूस तो करो, बड़े स्केल पे उनका नंबर बना के रखो, एक्सपोर्ट कर देंगे, बेच देंगे, है ना। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल एटलीस्ट। तो आपके पास जब नंबर होगा तभी तो आप बेच पाओगे। ओके, और आप एक चीज नोट करके देखो कि भाई इजराइल का आप सिनेरियो देखो, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास मिलिट्री सक्सेस रही है कि वो इंटेलिजेंस बहुत अच्छी गैदर करते हैं। मोसाद का नाम आपने सबने सुना होगा, बहुत बढ़िया काम करती है वो, है ना। और उस एरिया के अंदर अगर हम वेस्ट एशिया को देखें तो इजराइल का डोमिनेंस भी अच्छा खासा है। ओके, लेकिन इजराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करे और वो अपने किसी भी जो उनके एनिमी हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। इजराइलीज अब तक वहां पे उस लेवल की सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए हैं। हिजबुल्ला भी नहीं खत्म हो पाया, हमास भी खत्म नहीं हो पाया, बस हर जगह सीज फायर हो रहा है। उनके पास इतनी कन्वेंशनल कैपेसिटी नहीं है, सोल्जर्स का इतना बड़ा नंबर नहीं है कि वो ईरान में सोल्जर्स ऑन फुट भेज दें, इतना बड़ा नंबर उनके पास नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी एक तरफ होती है लेकिन ट्रूप्स का नंबर भी आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, है ना। जो आज के डेट में हर जगह डिबेट चल रही है ना कि हमें जो है अपने नंबर ऑफ ट्रूप्स को रिड्यूस करना है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको इन फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा। आज इजराइल सब कुछ है उनके पास, है ना, सब कर रहे हैं वो, लेकिन ट्रूप्स उतने नहीं है उनके पास कि वो ईरान के साथ डील कर सके। अगर अमेरिका मदद करने ना आता तो वो ईरान के ऊपर हमला भी ना कर पाते। नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट तो दी है कि भाई दिस इज द टाइम दैट इजराइल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एनी मोर। तो दे आर कंसिडरिंग टू हैव थिंग्स ऑन देयर ओन, बट पॉइंट इज दिस, क्या वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? प्लस आप देखिए आज की डेट में वॉरवेयर किस लेवल पे चला गया है। हम बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट सर्विलेंस हो रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनपुट ले रहे हो, जिसको बोला जाता है ना प्रिडिक्टिव वॉरफेयर, कि आप अपने एनिमी के, अपने एडवर्सरी के मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो और उसके मतलब उसको काउंटर करने के लिए आपकी तरफ से एक्शन आएगा, आपकी तरफ से जवाब आएगा, आपकी तरफ से फायरिंग होगी।
किस तरीके का अटैक आप फायर करोगे, दुश्मन कैसा प्लान कर रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी करके, ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बता देगा। लेकिन उसके लिए आपको इनपुट तो देना पड़ेगा। तो ये सैटेलाइट सर्विलेंस का काम है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ महीने किया, ये रेगुलर एक्टिविटी है। यू नीड टू हैव प्रेजेंस लाइक दैट। ओके, कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान कैसी प्रिपरेशन कर रहा है, चाइना कैसी प्रिपरेशन कर रहा है, ये रेगुलरली आपकी तरफ से होना चाहिए। नहीं होगा तो आप वो डेटा ही नहीं ले पाओगे। डेटा नहीं आएगा तो आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करोगे, कैसे चीजों को प्रिडिक्ट करोगे। तो ये चीज हमें करनी है। और आप एक बात नोट करो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने क्या किया था, हमें पिन पॉइंटेड पता था ना कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट बेसिस हैं उनकी लोकेशन क्या है, टेरर लोकेशन क्या कहां पे है। वो चीज तभी पॉसिबल थी ना कि आपने हर चीज को पहले आइडेंटिफाई कर रखा था, प्रिसाइजली आपके पास वो इंफॉर्मेशन थी, आपने इवन अटैक्स भी प्लान कर रखे थे। यू हैड एवरीथिंग इन एडवांस। सो इट्स अ कंटिन्यूअस वॉर दैट वी आर फाइटिंग एंड यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली इन फ्यूचर एज वेल। तो रेगुलरली सैटेलाइट सर्विलेंस आपके लिए जरूरी है। हमारे पास खबर यह आई थी कि हमारी जो IRNSS है वो इनइफेक्टिव हो गई है। जो हमारा खुद का आप बोल सकते हो कि GPS नेविगेशन सिस्टम इन हाउस हम बना रहे थे, वो इनइफेक्टिव हो गया है। तो जितना जल्दी हो सके उसको आप करेक्ट कीजिए, बिकॉज आपका जो एडवर्सरी है, मतलब सपोज चाइना की आप बात करो, तो वो जो सिस्टम नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हैं दैट हैज 45 सैटेलाइट्स। ओके, दे विल नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स कि आपकी मिलिट्री कहां पे कैसे मूव कर रही है, क्योंकि वो सैटेलाइट इमेजरी उनके पास हर चीज की आ जाएगी। और कैमराज आर वेरी शार्प, बिल्कुल पिन पॉइंटेडली फ्यू मीटर्स तक के आपको डिटेल दे देते हैं वो। तो AI से तो प्रेडिक्टिव वॉरफेयर ऐसे ही लड़ा जाएगा। ओके, तो आप डेटा दोगे तभी तो आपके पास आउटपुट आएगा, आपके पास स्ट्रेटेजी आएगी। तो वो चीज हमें यहां पे लेके चलनी होगी, फैक्टर करनी होगी, है ना। और ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं भाई। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप अपनी कैपेसिटीज को भी तो एनहांस कीजिए। ओके, इफ यू आर डिपेंडेंट, आप हर चीज इंपोर्ट करते आ रहे हो, आपके पास इन हाउस वेपन मैन्युफैक्चरिंग की उतनी यूनिट्स नहीं है, तो आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डील कर पाओगे। आप एक्सटर्नल प्लेयर्स पे डिपेंडेंट होगे। ओके, आपको मिलिट्री रिसर्च में सिर्फ 8% आप अपने डिफेंस बजट का खर्च कर रहे हो। सो दैट इज इनएडिक्वेट, उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। एंड जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भरता की तरफ चलो। तो हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सही जा रही है जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात यहां पे की। ओके, आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए एंड डेफिनेटली वी विल बी इन अ, यू कैन से, स्वीट स्पॉट कि हम चीजों को संभाल पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी जनरेट होगी। अब आप सोच के देखो कि अगर आप एक F-35 फाइटर जेट अमेरिका में बनता है ना, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट सप्लायर्स है ना, वो 2100 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सप्लायर्स हैं, छोटे बड़े। सो इट इज नॉट दैट कि एक बड़ा यूनिट ही आप जो है चीजों को मैनेज करेगा, बहुत सी एंसिलरी यूनिट्स भी साथ बनती हैं। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन का स्कोप, सब कुछ होता है। बट उसके लिए आपको वो चीज अपने आप बनानी तो पड़ेगी। वो चीज भारत को यहां पे करनी है। ओके, सो दिस इज द वैल्यूएबल लेसन दैट वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉर। थैंक यू वेरी मच।